तो खम्मा गाड़ी मेरे राजस्थान के छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिविहान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जी हां, दाल बाटी चूरमा। और मुझे बताओ कैसे हो मेरे सूरमा। जी हां मेरे सूरमाओं, आ गए हैं आप। तो मई के महीने में भी जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं। मई के महीने में भी जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसे पावर शेयरिंग कहते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। जी हां, आपकी सोशल स्टडीज का पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। बिल्कुल अप्रैल मई में पढ़ाया गया था, मार्च अप्रैल में पढ़ाया गया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अब जून में जब स्कूल खुलेंगे तो अब टेस्ट होगा, तो टेंशन में थे ना, तो मत होइए परेशान, क्योंकि कक्षा 10वीं में भी आ गया है अरिविहान। जी हां, आपकी हर समस्या का एक सॉल्यूशन अरिविहान। तो पावर शेयरिंग, बिल्कुल जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पार्टनरशिप करने वाले हैं, वैसे ही हम दोनों भी पार्टनरशिप करने वाले हैं और अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाने वाले हैं। तो जी हां, अब हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ पता चलेगा। जी हां मेरे छोटे भाई बहनों, सब कुछ पता चलेगा। आप राजस्थान के किसी भी कोने से हो, आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी है सोशल साइंस को आपको अच्छा कराने की जिम्मेदारी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपके मन में एक डाउट आता है कि शेयर करने से तो चीजें घटती हैं, कम होती हैं, लेस होती हैं। सर तो यहां पर आप पावर शेयर करके कुछ अच्छा कैसे बनाएंगे? तो आपका ये भ्रम हम तोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि किसी एक कंट्री ने पावर शेयर करी तो उसके साथ क्या हुआ, और जिस कंट्री ने पावर शेयर नहीं करी उसके साथ क्या हुआ। तो दो एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल दो एग्जाम्पल। एक देंगे यूरोप का छोटा सा देश बेल्जियम का, और दूसरा उदाहरण देंगे अपना पड़ोसी श्रीलंका कंट्री के बारे में बताएंगे। तो दो एग्जाम्पल पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि भाई पावर शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद हम जानेंगे क्या कि भैया पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों को जानेंगे, उन टाइप्स में पावर शेयरिंग का डिवीजन कैसे होता है वो भी जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे आपको कि हमें पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। और ये प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई? इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग, जो आपका एक प्रश्न आता है मन में, वो उसका आंसर देंगे। बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम कहां पे आता है बेटा? यूरोप में। और श्रीलंका कहां आता है? एशिया में। अच्छा, आपको पता है बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना भारत के एक राज्य से, स्टेट से की गई है। भारत के एक स्टेट से की गई है, और वो कौन सा स्टेट है? तो हरियाणा है। और आपको पता है इन दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है। बेल्जियम की 1 से 1.5 करोड़ और श्रीलंका की 2 करोड़, है ना। दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है। और एक देश इनमें से बन जाएगा और एक देश बिखर जाएगा। अब ये जानना जरूरी है इस चैप्टर में कि कौन बनता है और कौन बिखरता है। फिर उसके बाद 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। अब इसमें हमको पता चलेगा कि जो हमारे जिले में, हमारे गांव में सरपंच जी होते हैं, सरपंच जो होते हैं, या जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका वर्क क्या है, क्यों उनकी पावर अलग अलग है, क्यों उनको अलग अलग पावर दी गई है। फिर हम ये भी जानेंगे जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उनका क्या फंक्शन है, या उनका क्या वर्क है, या फिर मेनली उन्हें क्यों, हमने क्या किया है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुना है। फिर इसके बाद हम जानेंगे जो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर हम एसडीएम, या फिर जो भी हम आसपास के जो ऑफिसर्स देखते हैं उनका क्या फंक्शन या वर्क है। और लास्ट में हम जुडिशरी जो होता है उसको समझेंगे। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, और आपको पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा इस लेक्चर में सबसे जरूरी व्हाई इज पावर शेयरिंग, क्यों जरूरी है, क्यों हमें चाहिए ही चाहिए पावर शेयरिंग। तो इस चीज को मैं जब ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, हर पॉइंट को समझा दूंगा, तो क्या आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकेंगे
कि आप इसको लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे, क्योंकि भैया पार्टनरशिप तो दो लोगों के बीच होती है, हम दोनों के बीच है। आप क्या हैं? वैभव सूर्यवंशी। मैं क्या हूं? मैं क्या बन जाऊं? यशस्वी जायसवाल। तो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की ये जोड़ी राजस्थान में धमाल मचाने के लिए आ चुकी है मेरे छोटे भाई बहनों, और ये धमाल की बारी अब आपकी और मेरी है। तो क्लियर है? अब यहां पर मैं सारी चीजें शुरू करने से पहले दो चीजें आपको समझा देता हूं, समझिएगा। जब इंट्रोडक्शन देते हैं पावर शेयरिंग का, आपके मन में एक डाउट आता है कि सर, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए से मैं बहुत सारी चीजें खा सकता था, है ना, मैं अपने ऊपर उसको खर्चा कर सकता था, पर मेरा ब्रदर एंड सिस्टर या कोई भी मेरे साथ आ गया और वो 100 रुपए मुझे खर्च करने पड़े, तो अब 50 तो उसको करे, 50 रुपीज तो वो खर्च करेगा, तो मेरा तो घाटा हो गया। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, मैं आपकी सोच बदलता हूं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल देख रहे हो ना, बढ़िया आईपीएल देखते रहिए मजे से, पर पढ़ाई भी करते रहिए। तो आप हो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, अब कैप्टन हो तो आपके पास क्या आ गई? पावर आ गई। अब पावर को आपने अपने पास रखा, शेयर नहीं करा, सब कुछ आप करना चाहते हो, बैटिंग भी आप करना चाहते हो, बॉलिंग भी आप करना चाहते हो, फील्डिंग विकेट कीपिंग भी आप ही कर लो, तो क्या आपकी टीम जीत पाएगी? मैं आपसे पूछता हूं मेरे छोटे भाई बहनों, क्या आपकी टीम जीत पाएगी? नहीं। यदि आपका मैनेजमेंट फेल हो जाएगा, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उसका क्वालिटी नहीं इंश्योर कर पाएंगे, और जब क्वालिटी बिगड़ती है तो रिजल्ट क्या होता है? फेल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि भाई कोई जो एक्सपर्ट है बैटिंग करे, जब बॉलर बॉलिंग करे, अपने हिसाब से फील्डिंग लगाए। तो सोचिए, जब 25 मेंबर्स की एक टीम का कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी कंट्री को हम यदि पावर शेयर नहीं करेंगे तो क्या वो कंट्री चल पाएगी? क्या वो कंट्री डेवलप हो पाएगी? क्या वो कंट्री अच्छे से फंक्शन या वर्क कर पाएगी? आपका आंसर आपको दिल में मिल चुका है। तो इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। अब एक गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हम कैसे रन हो रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है? रन हो रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के लेबल्स बना दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, समझ गए? फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि एक पार्ट जो है वो सीधा क्या बनाएगा? रूल बनाएगा। एक पार्ट क्या है? उन रूल्स को अप्लाई करवाएगा। और थर्ड पार्ट कौन सा है? उन रूल्स को देखेगा कि कोई भी किसी को कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है, जिसे हमने जुडिशरी नाम दिया। तो ये पूरा हमने इस चैप्टर को ये जाना कि हमको क्या पता चल रहा है। क्लियर है मेरी कहानी? क्या आपको स्टोरी समझ में आई? क्या आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि शेयरिंग इज केयरिंग? मतलब हमने जो लाइन पढ़ी है शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये कैसे सही है, राइट है? तो चलिए हम शुरू करेंगे, ये सब पढ़ेंगे, बस बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जो भी मार्च अप्रैल में आप नहीं पढ़ पाए थे वो अभी पढ़ लीजिए, और स्कूल टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाइए और अपना टॉपर बनने की जर्नी को शुरू कर दीजिए। जी हाँ, तो मेरा नाम है शुभम तिवारी और हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। जी हाँ, हर सॉल्यूशन का आंसर है नवोदय बैच, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। हाँ, तो इसमें आपको मिलने वाली है लाइव क्लासेस। अभी तो आप वन शॉट में सब देख ही रहे हैं, पर हमसे जुड़कर आप डेली पढ़ सकते हो। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो लाइव क्लासेस से हम 1 to 1 क्या कर पाएंगे? आपके डाउट भी ले पाएंगे, आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्वेश्चन आंसर हो पाएगा। दूसरा आपको मिलेंगे टॉपर बनाने वाले नोट्स, है ना? भाई टॉपर बनना है तो टॉपर नोट्स चाहिए। फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और IMP क्वेश्चंस दिया जाएगा जिससे आप टॉप कर सकें और आपका एग्जाम का फियर खत्म हो सके। और ये सब कुछ है 51 रुपीज में। अच्छा, ये 51 रुपीज क्यों है? इससे पहले आपको ये बताता हूं कि ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं जो लास्ट ईयर हमारी टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच से पढ़े हैं, और इन्होंने राजस्थान में अपना नाम क्या किया है? सूरज की तरह, सन की तरह क्या किया है? राइज किया है। तो इसी तरीके से ऋषिता दीदी, है ना, निकिता दीदी, नरपत भैया, ये सब टॉपर हैं। पर मुझे इनसे
बहुत खुशी है, पर मुझे जब आप टॉप करोगे ना, क्योंकि आप मेरे अपने होगे, है ना, आप पहले होगे, नवोदय बैच के होगे, तो हमें टॉप करना है और आगे अपना नाम रोशन करना है मेरे छोटे भाई बहनों। और ये एक क्रांति है, और इस क्रांति के जो मेन आदमी है, जो मेन पर्सन है, वो है रितेश सर। जी हाँ, इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, जो इकोनॉमिक बैरियर्स आ रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, उसको दूर कर दिया है, उस पे हथौड़ा चला दिया है। और इस बैच की प्राइस जो 1951 थी, उसमें से 19 हटा के कितना कर दिया है, सिर्फ 51। क्योंकि अरिविहान क्या चाहता है, हर घर शिक्षा जाए, हर घर होम, हर एक घर में, हर एक घर में क्या जानी चाहिए, शिक्षा जानी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ आपके नहीं, आपके पड़ोसी, आपके इधर वाले पड़ोसी, सब जगह शिक्षा क्या होनी चाहिए, फैलनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इस शिक्षा की क्रांति में अरिविहान जो है, उसमें रितेश सर जो है वो क्या बने हैं, रितेश सर आपके क्या बने हैं, सूत्रधार। उन्होंने शिक्षा के जितने भी रिसोर्सेस थे, जिसकी कमी हो रही थी, उनको सब रिसोर्सेस नवोदय बैच में डाल दिए हैं, जिससे एक बच्चा टॉपर बन सके, सारे बैरियर, सारी बाधाएं को दूर कर दिया है। तो क्या क्या मिलने वाला है आपको इस 51 रुपीज वाली बैच में? तो सबसे पहले आपको मिलेगा पूरे साल लाइव क्लासेस। मैंने आपको बताया ना, लाइव क्लासेस के अपने फायदे हैं। हम 1 to 1 पढ़ सकते हैं, आप तुरंत डाउट क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी आपके मन में चल रहा हो आप पूछ सकते हैं। फिर टॉपर बनाने के लिए टॉपर नोट्स दिए जाएंगे, क्योंकि आप क्लास पे पूरा फोकस रहिए, देखिए, पढ़िए, और फिर उन नोट्स से अपने को जो भी क्रिस्प निकालना है, उन नोट्स को कर लीजिए। फिर इसके बाद डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन। भाई एक मॉडल आंसर कैसा होता है, किस आंसर को कैसे लिखना चाहिए, इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। और फिर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, हमने अरिविहान में डाउट सॉल्विंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि बच्चा जब डाउट सॉल्व करवाता है तो वो अपनी आगे की क्लासेस में फोकस कर लेता है, नहीं तो वो उसके दिमाग में वो डाउट अटका रह जाएगा। तो वो डाउट अटका ना रह जाए, इसके लिए डाउट सॉल्विंग बहुत जरूरी है, और अरिविहान डाउट सॉल्विंग को बहुत सीरियस लेता है। फिर टॉपर का गाइडेंस, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर टॉप किया है, वो आके आपको अपनी क्या बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, आपको अपनी रणनीति बताएंगे कि उन्होंने क्या किया था, कैसा टाइम टेबल फॉलो किया था, क्या उनके डेली टारगेट थे, क्या उनके वीकली टारगेट थे, मंथली टारगेट थे, कैसे रिवीजन करते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। और लास्ट में एग्जाम का पूरा फियर खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है किसमें, नवोदय बैच। टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच 51 रुपीज में है। याद रखिएगा, पानी से भी सस्ती शिक्षा कर दी है हमने, पानी से भी सस्ती शिक्षा, और हर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा, हर घर अरिविहान, ये हमारी लाइन है। और हम कहते हैं ना जब कि मत होइए परेशान, आपके साथ है अरिविहान, तो हम सच में आपके साथ हैं, ये कोई शब्द नहीं है, ये हमारे इमोशंस हैं, याद रखिएगा इस बात को। और इस काम के लिए हमें शिक्षा मंत्री जी ने प्रोत्साहित किया है, हमें सम्मान दिया है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें और आप आगे बढ़ते रहें मेरे राजस्थान के छोटे भाई बहनों। मैं बस इतना चाहता हूं, ब्रदर एंड सिस्टर्स, याद रखिएगा। तो ये जो भी मैं आज चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, कौन सा, गर्मी के महीने में जो गर्मी में भी जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं, और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इस पावर शेयरिंग के चैप्टर के नोट्स आपको लिंक नीचे दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे, ऐप पर जाएंगे और आपको YouTube सेक्शन का YouTube नोट्स मिलेंगे, वहां से इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी मेरे छोटे भाई बहनों, याद रखिएगा। चलिए, तो ये लेक्चर जो है वो आपसे रिलेटेड है। जिस तरीके से आज आप 10th क्लास में आए हैं और आपको एक डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन आपको पास, टॉप या फिर फेल कर सकता है। जी हाँ, ये दो स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूं, बेल्जियम की और श्रीलंका की। ये दो स्टोरियां आपको बताएंगी कि एक राइट डिसीजन क्या आपको हीरो बनाएगा और एक रॉन्ग डिसीजन आपको कैसे जीरो बनाएगा। तो बिल्कुल अपने को मिडिल सेंटर में रखकर इस स्टोरी को सुनिएगा, समझिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। तो क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम ये वाला डाउट मैंने आपका क्लियर कर ही दिया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है।
है ना। ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है सर पहले ही, तो जिससे हम आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यूरोप में। चलिए सबके पासपोर्ट दिखाओ, सब छोटे भाई बहन मेरे पासपोर्ट लेके आ जाओ। हम चलने वाले हैं यूरोप टूर पर, और यूरोप में हम एक कंट्री घूमने वाले हैं, कौन सी? बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री में हम चले गए हैं, और बेल्जियम कंट्री में हमें तीन कम्युनिटी के लोग मिले। सबसे पहले हमें मिले जर्मन लैंग्वेज को जो बोलते हैं स्पीक, है ना, जो जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग करते हैं या जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरे हमें मिले डच स्पीकिंग, और तीसरे हमें मिले फ्रेंच स्पीकिंग। अब ये तीनों अपने नेशन से बहुत प्यार करते हैं, पर आपस में इनकी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कहां से देख रहा भाई? जैसलमेर, अटेंडेंस लगवाओ। कौन कौन जैसलमेर से है? कौन कौन माउंट आबू से है? जल्दी से बताओ, कौन कौन माउंट आबू से है? कौन कौन चित्तौड़ से है? जल्दी से बताइए। कहां से हैं? सारे अपने डिस्ट्रिक्ट बताइए, सब कुछ बताइए भैया। तो देखिए, जर्मन स्पीकिंग जो है, सबसे पहले आपको याद रखना है जर्मन स्पीकिंग, क्योंकि जर्मन स्पीकिंग सबसे कम थे। जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी ओनली 1% थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बेल्जियम में जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी का परसेंटेज क्या था? 1% था। ये सबसे लेस है, तो हमको याद रखना है। हमको क्यों याद रखना है? मेमोराइज रखना है, मेमोरी में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र यहाँ पर जरूर होगी। उसको पता है बच्चे ये डच और फ्रेंच को तो पढ़ के आएंगे, पर यहाँ भूल सकते हैं। चलो दूसरा, डच स्पीकिंग कितने परसेंट है? तो भैया 59% है। कितने हैं? 59% है। और वोलोनिया ये बताऊंगा भी, फ्रेंच जो है वो 40% है। कितने परसेंट है? 40% है। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई। डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। सो हो गया। याद रखिएगा, ये जो 100% हुआ, क्या ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं? आ सकते हैं। देखिए, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है कि भाई आप बताइए बेल्जियम का जो पॉपुलेशन डिवाइड था वो कैसे था, कितने परसेंटेज में था, या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है। हर तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं मेरे छोटे भाई बहनों, क्या ये क्वेश्चन 1 है? पूछ सकता है। क्या ये क्वेश्चन 2 है? पूछ सकता है। क्या ये क्वेश्चन 3 है? पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ये सब मिला के भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो डच लैंग्वेज बोलते थे, डच स्पीकिंग पीपल थे या सिटीजन्स थे, वो किस एरिया में रहते थे? तो वो कहाँ रहते थे? फ्लेमिश एरिया में रहते थे। तो ये चौथा क्वेश्चन बन सकता है मेरे छोटे भाई बहन। क्वेश्चन 4। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो कहाँ रहती थी? तो ये क्वेश्चन 5 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये एक छोटी से, ये वॉलून क्यों लिखा है सर? ये वोलोनिया है। एनसीईआरटी में वैलोनिया रीजन लिखा है, पर कई जगह वैलून बोला जाता है, वलून बोला जाता है। तो ये चीज इसलिए वहां पे ऐसी लिखी है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। क्लियर है? याद रहेगा। अब इसके बाद पूछ सकता है बेल्जियम कि कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो छठवां क्वेश्चन समझ में आया कि कॉन्टिनेंट पूछ सकता है। तो क्या आप बता दोगे कौन से कॉन्टिनेंट में? याद रखना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, याद रहेगा। फिर पूछ सकता है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है? तो ब्रुसेल्स है, याद रहेगा। क्या है कैपिटल? ब्रुसेल्स है। यहाँ अब नेबर कंट्री पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है नीदरलैंड। क्वेश्चन 8 क्या पूछ सकता है कि बेल्जियम की नेबर कंट्री कौन सी है? तो क्या लिखोगे? नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी। ये भी 8 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है? इतने क्वेश्चन बनते हैं इस छोटी सी स्लाइड से जब आप रिवीजन करने जाओ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो कि कैसे आपको डीप एनालिसिस और क्रिएटिव स्टडी करनी है। समझ गए? अब सर ये बेल्जियम मुझे थोड़ा सा दुखी दिख रहा है, क्यों दुखी है? तो यहां समझिएगा बेल्जियम क्यों दुखी है। क्योंकि बेल्जियम में जो 3 कम्युनिटी रहती है, इनकी आपस में बनती नहीं है, इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो जब इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, ये अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, नेशनलिज्म की, है ना, इनमें नेशनलिज्म है, पर इनकी आपस में नहीं बन रहे। नेशनलिज्म हम कहाँ पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। जैसे आपको भारत माता की जय, जब मैं बोलता हूं ना भारत माता की जय, आपकी तरफ से आता है ना, तो ये कौन सी फीलिंग है? नेशनलिज्म फीलिंग है। हमारे पास 2 चैप्टर हैं हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडिया।
तो उसमें पढ़ेंगे कैसे आती है, अभी हमको यहाँ पे समझना है। तो ये आपस में, जैसे आप अपने छोटे भाई बहन, जब आप 9th क्लास में थे तो आप अपनी 9th क्लास से तो बहुत फील करते थे 9th क्लास के लिए, पर कई बार क्या होता था 9th A और 9th B जो सेक्शन होते तो उनमें थोड़ा सा कंपटीशन चलता है, थोड़ी सी जेलेसी होती है, तो ये सब पॉइंट इनके बीच में भी था। अब यही जेलेसी पर जब 9th A और 9th B की मिलाकर टीम बनती थी और पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने की बात आती थी तो आप एक हो जाते थे ना, बस। तो देश जब ना टूटे इसलिए इन्होंने क्या किया, एक रहे। अब ये कहानी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी। तो ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए? बिल्कुल समझ में आए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या बेल्जियम स्मॉल कंट्री है, कहाँ की? यूरोप की। क्लियर है। मल्टीपल कम्युनिटीज रहती हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी? डच, फ्रेंच, जर्मन। तीनों के परसेंटेज, जर्मन 1%, डच 59% और फ्रेंच 40%। दोनों के रीजन वोलोनिया और कौन सा? फ्लेमिश कौन? डच। वोलोनिया फ्लेमिश डच और वोलोनिया फ्रेंच। क्लियर है। अब यहां पर आती है बारी, ये मैप में देखिएगा, ये जो एरिया है भैया, यहां ध्यान दीजिए, यहां ये जो एरिया है। अच्छा, एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजधानी थी, क्या थी राजधानी? सॉरी, इंग्लिश में याद रखना, कैपिटल जो थी बेल्जियम की, जो कैपिटल थी वो क्या थी? ब्रुसेल्स थी। और ये कौन से रीजन में आता है? तो ये फ्लेमिश रीजन में आती थी, जो डच स्पीकिंग थी। बट यहीं पर मामला पलट जाता है। कैपिटल में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण क्या होता है कि भैया जो आता है, जो सबसे ज्यादा किस पे? डच रीजन में आ रही है, पर इस कैपिटल में ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग सिर्फ 20% रहते थे। मतलब कैपिटल में मामला पलट गया। जो डच स्पीकिंग थे, क्या थे? यहां ध्यान दीजिएगा, जो डच स्पीकिंग थे वो सिर्फ 20% थे, और जो कौन थे अपने फ्रेंच स्पीकिंग थे वो 80% थे। अब यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। भाई कैपिटल में थे तो पैसा ज्यादा था, मनी थी, मनी पावर लेकर आती है, पावर आई तो क्या हुआ? अपनी मर्जी चलाने लगे, और यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा, समझिएगा। क्लियर है? तो क्या हुआ? कैपिटल ब्रुसेल्स, फ्रेंच 80% और डच 20%। मतलब क्या हुआ? जो माइनॉरिटीज हैं, अच्छा सर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है? तो यहाँ पे मान लीजिए 100 सिटीजन्स है, क्या है? 100 सिटीजन्स है, और ये 100 सिटीजन में ए और बी है। तो ए जो है वो 75 है और बी जो है 25 है। तो जो ए है वो क्या है? मेजॉरिटी। जो मतलब नंबर्स में ज्यादा होते हैं उन्हें मेजॉरिटी कहते हैं, और जो नंबर्स में कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? मेजॉरिटी किसे कहते हैं और माइनॉरिटी किसे कहते हैं? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो कैपिटल में क्या हुआ? जो कंट्री में माइनॉरिटी थे वो कैपिटल में मेजॉरिटी में थे। क्लियर? तो इसके कारण क्या हुआ कि भाई जो कैपिटल में रह रहा है, जो ज्यादा है, उनके पास मनी है तो पावर है, तो वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। अब जब वो अपनी मर्जी चलाते हैं तो दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि भैया ऐसा उन्हें लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है, और इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो थोड़े से दुखी, सैड फील करते हैं। क्लियर है? तो बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या थी कि फ्रेंच स्पीकिंग रिच एंड पावरफुल थे और डच स्पीकिंग मेजॉरिटी थे कंट्री में पर लेस पावरफुल थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है। अब ये गलत हो रहा है, इस चक्कर में वहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाले थे। अच्छा जल्दी से बताओ कितने लोग अभी शादी में है? कहाँ कहाँ घूमने गए हो भाई गर्मी की छुट्टी में? सर आप तो खुद ही परेशान करने आ गए, आप बोल रहे हो। तो बताओ, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब जाते हो शादियों में, है ना, मैरिजेस में जा रहे हो, तो आपके कजन्स मिल रहे होंगे, आपके मामा के तरफ के, आपके बुआ के तरफ के, कुछ आपके दोस्त होंगे, बहुत अच्छे कजन्स दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, पर कभी कभी उनके बीच में भी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। पर अपनी फिर बुआ या अपनी मम्मी आपस में बैठ के, नहीं अरे तेरा ब्रदर है, सिस्टर है, समझाती है और एक करवा देती है। तो ऐसा ही फिर क्या हुआ बेल्जियम में, जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा था, तो बेल्जियम में जो थोड़े से अच्छे लोग थे, बुद्धिजीवी, मतलब क्या बोले, स्मार्ट लोग थे, वो आकर बैठे और उन्होंने कहा कि भैया कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो 1970 से, ध्यान दीजिएगा, 1970 से 1993, क्या 1970 से 1993 तक
उन्होंने क्या किए, 4 चेंजेस किए। क्या किए, 4 चेंजेस किए। किसमें चेंजेस किए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। अच्छा, इसके लिए शब्द क्या है, अमेंडमेंट, है ना, अमेंडमेंट कहते हैं चेंजेस को। आप चेंजेस याद रखिएगा आपके, है ना। तो ये जो चेंजेस किए, इस क्या क्यों किए, जिस 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जिसे अमेंडमेंट कहते हैं, है ना। तो ये जो 4 चेंजेस किए, अब सर ये क्या चेंजेस होते हैं या अमेंडमेंट क्या होता है ना। तो जब जैसे अभी आप स्कूल जा रहे हैं, सर अभी तो आप शादी में भेज दिए थे, अब स्कूल बोलने लगे। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, 9वीं क्लास 9th क्लास में थे जब तो जाते थे। तो जब जैसे माउंट आबू है, अब भाई ठंड पड़ रही है, तो माउंट आबू में अब क्या करें, तो 8 बजे की जगह स्कूल 9 बजे कर देते। अधिकतर जगह पे अपने यहाँ जब ठंड का सीजन आता है, स्कूल का टाइमिंग बढ़ा देते हैं। तो ये जैसे चेंज करते हैं, क्यों, उस समय का जो हमें क्या क्लाइमेट है, जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो भाई बेल्जियम में भी अब जरूरत थी, तो 1970 से 93 तक 4 चेंजेस करती है बेल्जियम गवर्नमेंट। और बेल्जियम गवर्नमेंट क्या चेंजेस करती है, सबसे पहले कहती है कि भैया जो बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। क्या कहा कि एक पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होगी जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, और उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के इक्वल मिनिस्टर होंगे। कैसे होंगे, इक्वल मिनिस्टर, मतलब यदि डच स्पीकिंग के 30 मिनिस्टर्स हैं, तो फ्रेंच स्पीकिंग भी 30 मिनिस्टर होंगे। इससे क्या हुआ कि भाई दोनों को क्या हुआ, इक्वल स्टेटस दिया गया, कोई किसी पर क्या नहीं होगा, हावी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, दोनों के बीच में बैलेंस बनाया गया। तो क्लियर है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ, मिनिस्टर्स बराबर करवा दिए गए, इक्वल मिनिस्टर। तो इसमें क्या किया गया, पावर को बैलेंस किया गया, और किसी कोई भी एक कम्युनिटी किसी के ऊपर क्या ना हो, अपर हैंड ना ले। इस फर्स्ट चेंज समझ में आया। अब सेकेंड चेंज क्या किया कि ब्रुसेल्स, क्या है ब्रुसेल्स, कैपिटल। यहाँ पर क्या था, डच स्पीकिंग जो कंट्री में क्या थे, मेजॉरिटी थे, यहाँ माइनॉरिटी हो गए। तो इनको अब ऐसा, जब वहां पर कहां पर पूरे कंट्री में इक्वल स्टेटस दिया गया है सारी चीजें, तो यहाँ पर भी इक्वल स्टेटस दिया। मोस्टली लैंग्वेज, यहाँ पर क्या कहा गया कि डच और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस देंगे। और एनसीईआरटी में बेटा आप देखोगे एक इमेज बनी हुई है, उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ है, और उस एड्रेस में दोनों लैंग्वेजेस में एड्रेस लिखा हुआ है, फ्रेंच में भी डच में भी। ये बताता है कि ब्रुसेल्स में भले ही 20% सिर्फ डच थे और 80% फ्रेंच थे, पर उनकी भी लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। तो बोथ लैंग्वेज गिव्स इक्वल स्टेटस। क्लियर है। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पर भी मेंटेन किया गया, है ना, बैलेंस रखा गया। क्लियर है। थर्ड चेंज क्या क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट बनाई। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सेकंड लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो 2 स्टेट बन सकते थे, कौन कौन से, एक फ्लेमिश और एक बोलोनिया। तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट बनाई। कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए अपन डिफेंस ले सकते हैं, कोई भी मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, डिफेंस होता है, फिर उसके बाद आप फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं। तो इन पॉलिसीज को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, और जिससे लोकल लेवल पर क्या हो, डिसीजन मेकिंग हो, और वो अपने स्टेट को क्या कर सके, स्मूथली रन कर सके। तो स्टेट गवर्नमेंट बनी 2, कौन कौन सी, बोलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन। क्लियर है, कोई दिक्कत, लोकल पीपल टेक लोकल डिसीजंस। क्लियर है। और फोर्थ बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, कि अपनी जो कम्युनिटी है, एक टाइप के जितने भी सिटीजन्स हैं वो भाई एक कम्युनिटी माने गए। तो बेल्जियम में कितनी कम्युनिटी थी, 3 कम्युनिटी थी। सबसे पहली कौन सी थी, फ्रेंच, जर्मन और डच। तो कितनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेंगी, 3। क्लियर है, 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये अपने कम्युनिटी के ऑल इशू क्या करेंगी, सॉल्व करेंगी। कल्चरल इशू, एजुकेशन इशू, है ना, ये सारे इशू इनके अंडर में आते थे और ये इसको सॉल्व करते थे। क्लियर है। तो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू करेंगे। कितनी बने, 3। ये याद रखिएगा कि 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। टोटल बेल्जियम में कितनी गवर्नमेंट बनी, 3। कौन कौन सी 3 गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कितनी बनी, 3, डच, जर्मन एंड फ्रेंच, 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। क्लियर है। स्टेट गवर्नमेंट कितनी बनी, 2 बनी, वोलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन। ब्रुसेल्स में दोनों लैंग्वेज को इक्वल रखा गया और सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर रखे गए। यह पॉइंट क्लियर हुआ। तो बेल्जियम ने ये सारे चेंजेस किए। क्लियर है।
क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों? तो अब आपको लग रहा होगा कि बेल्जियम ने कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया भाई चीजों को। हाँ कर दिया। कितनी गवर्नमेंट बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सबके अलग अलग क्या थी, पावर्स थी, सबके अपने अपने इशू थे, उनको सॉल्व करना था। पर बेल्जियम क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, बेल्जियम एक रहा। और बेल्जियम की ये विक्ट्री है कि जब क्या हुआ, सारी यूनियन हुई, सब यूरोपियन नेशंस एक हुए और एक यूरोपियन यूनियन बनाया गया। तो क्या किया गया, जब उसका हेडक्वार्टर बनाने की बात आई, किसका, यूरोपियन यूनियन, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन जब बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर बनाने की बात आई तो किसे बनाया गया, ब्रुसेल्स को बनाया गया। तो ये बताता है कि ये मॉडल बेल्जियम में क्या हुआ, सक्सेस हुआ और बेल्जियम आखिरी में जाके खुश हो गया। तो ये खुश बेल्जियम को आप देख सकते हैं। तो यहाँ 1 मिनट अपन फिर से आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, जब अपन 1 मिनट आगे चलेंगे, 1 सेकंड मेरे छोटे भाई बहनों, 1 सेकंड। देखो ये 8 क्वेश्चन तो हो गए थे। अब 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ईयू का हेडक्वार्टर क्या है। 9वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 10वां क्वेश्चन ईयू का फुल फॉर्म भी आ सकता है ना, फुल फॉर्म आ सकता है। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, कैपिटल में बता ही चुका हूं। ठीक है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? तो ये बेल्जियम ऐसे खुश हो गया। अब बेल्जियम से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, व्हाट वाज द एथनिक। अच्छा सर, ये एथनिक का मतलब क्या होता है, मतलब सेम कम्युनिटी के लोग जब एक ही तरीके से कल्चर को फॉलो करते हैं, है ना, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, सेम कल्चर, सेम एजुकेशन, सेम रीजन में रहते हैं, उन्हें एथनिक कहा जाता है। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम 3 लिख दोगे, कौन कौन सा, डच, फ्रेंच, जर्मन। फिर इसके बाद व्हाई डिड बेल्जियम अवॉइड सिविल वॉर। अब ये मैंने आपको सिविल वॉर बताया नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिविल वॉर में श्रीलंका पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप आगे जब पूरा पढ़ोगे तब दे पाओगे। अब और कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन बताए, वो 10 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर एक और क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, 1970 से लेकर 1993 तक कौन कौन से चेंजेस किए, वो भी आ सकता है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या आ सकता है, चौथा क्वेश्चन क्या आ सकता है बताओ, चौथा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो कितने टाइप्स की गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट 1976 से 1993 के चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये जो अपन ने पढ़ा है अभी तक का, उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, नीचे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, और जैसे ही आप ऐप पे नंबर वगैरह सब डालेंगे तो आपको यूट्यूब नोट्स दिखेंगे, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों? तो इस तरीके से आपको पूरे नोट्स मिलते हैं और यूट्यूब नोट्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, अपन श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, अपना पड़ोसी श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जरूरी, अब आपको ये तो समझ में आ गया इस स्टोरी से कि राइट डिसीजन तो बेल्जियम ने लिया, मतलब रॉन्ग डिसीजन किसने लिया होगा, श्रीलंका ने। तो याद रखना, जितना जरूरी राइट डिसीजन है उतना ही जरूरी क्या है, रॉन्ग डिसीजन है। मतलब हमें अपनी ताकत पता होना बहुत जरूरी है, पर हमारी कमजोरी पता हो ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि यदि हमें अपनी वीकनेस पता होंगी और हम उन पर काम करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर सक्सेस पाएंगे। याद रखिएगा ये चीज। तो चलिए, श्रीलंका जो है वो कहाँ भैया, तो कितनी पॉपुलेशन है श्रीलंका की, 2 करोड़। कितनी, 2 करोड़, 2 CR। श्रीलंका कहाँ पे है, तो एशिया में है। श्रीलंका कहाँ पे, एशिया। अच्छा, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना, तो 1948 में। मोस्ट IMP क्वेश्चंस में से एक है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना, तो 1948 में बना। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, मतलब श्रीलंका जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब श्रीलंका लैंडलॉक उसको कहते हैं बेटा, जो कोई कंट्री आसपास कोई भी सी ना हो तो उसको लैंडलॉक कहते हैं। यहाँ तो सी लॉक हो गया, चारों तरफ ये सी है ना। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। क्लियर है? पॉपुलेशन कहाँ से है, एशिया से है, ये भी याद रहेगा।
यहां तक की बात याद रखना। इसको भी किससे बोला इक्वल बताया गया? अपने इंडिया के हरियाणा से ही बताया गया। क्लियर है? चलो, तो ये समझ में ये क्वेश्चन क्लियर? हाँ सर क्लियर। जल्दी से भैया कमेंट करते रहना। नियर मतलब नेबर कंट्री, इंडिया की पॉपुलेशन 2 करोड़। अब डाइवर्स सोसाइटी मतलब अलग अलग, यहां पर भी लोग होने चाहिए। हाँ भैया, तो ये होने चाहिए। सर ये तो खुश खुश श्रीलंका दिख रहा है। हाँ बिल्कुल खुश खुश, हैप्पी हैप्पी श्रीलंका। 1948 में भाई किसी को आजादी मिली, इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंट डे मना रहा है। और यहाँ पर 1956 तक आते आते इन्होंने क्या कर दिया? ब्लास्ट कर दिया, और श्रीलंका हो जाएगा दुखी। इसलिए यहाँ पर श्रीलंका मैंने दुखी बताया था, क्योंकि यहाँ अभी होने वाला। तो सिंहालास सबसे ज्यादा जो थे श्रीलंका में, वो 74% थे सिंहाला। क्या थे? सिंहाला। और वो किस? सिंहाला, याद रखिएगा। और 7% थे क्रिश्चियन। अब याद रखिएगा, सबसे कम वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे जर्मनी पूछा जाता है 1%, तो यहाँ पर भी 7% कौन हो गए? क्रिश्चियन हो गए। और 74% कौन हो गए? सिंहलास हो गए। बाकी 18%, 1% अदर्स होगा, वो अपने किताब में मेंशन नहीं, बुक में नहीं है। पर 18% जो थे वो हो गए तमिल। अब यहाँ तमिल में भी केस आएगा। क्या केस आएगा ये भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर भी 3 मेजर कम्युनिटी हो गई, सिंहाला, फिर हो गए क्रिश्चियंस और तमिल। अब जो सिंहलास थे, जो 74% थे, वो बौद्ध रिलीजन को मानते थे, है ना? किसको मानते थे? बौद्ध रिलीजन को। और क्रिश्चियन को ही मानते थे। तमिल्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। सबसे पहले जो तमिल्स थे वो इंडियन तमिल्स भी थे और श्रीलंकन तमिल्स भी थे। अब जो इंडियन तमिल्स थे वो कहाँ से गए थे? तमिलनाडु स्टेट से गए थे। तो तमिलनाडु स्टेट से सर क्यों गए थे? तो भैया वो क्या गए थे? टी में लेबर का काम करने गए थे ना भैया। चाय की बागानी होती थी, तो उसका लेबर का काम करने गए थे, वहीं रहने लगे, तो इसलिए चले गए थे। तो अब यहां समझिए, सबसे पहले 74% सिंहाला। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? अब देखो क्वेश्चन गिनो। क्वेश्चन फर्स्ट, कितने परसेंट सिंहाला? कितने परसेंट? 74%। कौन सा रिलीजन मानते हैं? बुद्धिस्ट। 18% तमिल। अच्छा सर, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों क्यों लिखा है? क्योंकि भाई जो इंडिया से, तमिलनाडु से स्टेट से गए हैं, वो तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। क्लियर है? अब इसमें से श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है। तो अब आपसे मान लो बिटवीन दी उससे पूछ ले, तो 5% करीब करीब ये आ रहे हैं। क्लियर? और 7% क्रिश्चियन। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। तो 1 2 3 4। अब बहुत तरीके से पूछ सकता है कि जो बौद्ध लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो सिंहाला, है ना? क्रिश्चियंस कितने परसेंट थे? 7%। तो एग्जामिनर जो है कान ऐसे भी पकड़ सकता है और ऐसे भी पकड़ सकता है, पर अपन हर चीज के लिए तैयार है मेरे छोटे भाई बहनों। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तमिल्स में हमको समझना है कि तमिल्स में ही डिवीजन होता है। यहाँ की बात क्लियर आई? तो यहाँ पर भी वही क्या होगा जैसे बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम में क्या हुआ था मेरे छोटे भाई बहनों? बेल्जियम में हुआ था सिंपल सी चीज कि भैया वहां पर भी जर्मन, फ्रेंच, डच थे। यहाँ पर इंडियन तमिल, सिंहाला, क्रिश्चियंस ये हैं। अब यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है, या वहाँ का जो भी डाइवर्स सोसाइटी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो बनता ही है। श्रीलंका की पॉपुलेशन क्या है? श्रीलंका कब आजाद हुआ? इंडिपेंडेंट डे मना रहा है 1948 को, ईयर मना रहा है 1948 को। ये भी क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब श्रीलंका में क्या होता है? मेजोरिटी जब अपनी मन मर्जी चलाने लगती है, तो क्या होता है? जो माइनॉरिटी, अब मेरे से कोई ये नहीं बोल देना मेजोरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है, गुस्सा हो जाऊंगा। मैंने आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी बता दिया है। तो क्या कहते हैं, मेजोरिटी जब अपनी मर्जी चलाने लगती है और जो माइनॉरिटी है उनको इग्नोर करती है, और उनको क्या लगता है, जब अब सही संख्या में, नंबर्स में ज्यादा हैं उनके लोग, तो उनके पास पावर है, तो पावर है तो वो डिसीजन लेते हैं। अब वो डिसीजन लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही और फेयर डिसीजन ले। तो इसी को क्या कहा जाता है? मेजोरिटिज्म कहा जाता है ना? ये समझना आप। तो ये क्या है? तो ये क्या है कि जब जो सिटीजन ज्यादा है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो अपनी मन मर्जी चलाने लगे, सारे डिसीजन वो खुद लेने लगे। याद रखिएगा।
तो अब सर कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो भाई राजस्थान की होली तो वर्ल्ड फेमस है ना, अपने यहाँ पे होली जो खेली जाती है मजा ही आ जाता है भाई। तो होली में मान लो अपन 2 और अपने 8 दोस्त हैं, अपन आपस में होली खेल रहे हैं, अपन दोनों तो समझदार है। तो भाई ये 8 लोग जो हैं ये बोल रहे हैं कि वो जो रोड पे बुजुर्ग जो एल्डर या फिर बहुत ज्यादा 80-90 ईयर्स के जो ओल्ड लेडी या ओल्ड जेंट्स जा रहे हैं, मतलब दादाजी कह लो आप, उनको वो गुब्बारा जो होता है ना बढ़िया होली में अपन एक दूसरे को मारो मजा आता, उनको मार दो। अब अपन बोल रहे नहीं यार वो इतने बुजुर्ग हैं क्यों मार दें, पर नहीं आप तो मार दिया, वो गिर गए, लग गई। तो बताओ अपन दोनों सही थे कि वो बाकी जो 8 लोग हैं अपने साथ, इस पिक्चर में 7 है पर वो 8 लोग थे जिनकी नंबर्स में ज्यादा थे, वो अपनी मन मर्जी चला रहे, वो ज्यादा सही बात कर रहे थे, अपन 2 कह रहे थे। पर चली किनकी, जो ज्यादा थे उनके पास पावर थी। पर क्या ये फेयर था? नहीं था। तो इसी को कहा जाता है मेजोरिटिज्म या फिर क्यों बहुसंख्यावाद, कि भाई जो ज्यादा नंबर्स में है वो अपनी मनमर्जियां चलाएं। क्लियर है? तो सर इनने क्या अपनी मनमर्जी चलाई? तो भैया इन्होंने क्या मनमर्जी चलाई, अब यहां सुनो मेरी बात। इन्होंने क्या मनमर्जी चलाई कि 1956 में एक एक्ट ले आए और उन्होंने क्या कहा कि ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला। तो श्रीलंका में 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट लाए और इन्होंने क्या कह दिया कि भैया एकमात्र मतलब ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? सिंहाला। तो भाई बाकी तमिल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन हिंदी बोलते होंगे मुसलमान उर्दू, वो सब गए। दूसरा क्या कहा कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है और जो भी हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें हम किसको प्रेफरेंस देंगे? सिंहालास लोगों को, जो 74% थे, है ना। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि भैया जो श्रीलंका का जो नेशनल रिलीजन बनेगा वो बुद्धिस्ट या बुद्ध रिलीजन बनेगा, या फिर ये कह दिया कि हम तो प्रमोट करेंगे, डिक्लेयर नहीं किया कि वही बनेगा, प्रमोट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो क्या बात हो गई, बाकी सबको तो दिक्कत होने लगी, तो भाई कोई भी अपने आप को दुखी समझेगा। तो क्या भैया ईयर क्वेश्चन पढ़ेगा, जहां पे बेल्जियम ने क्या किया था, काम सुधारने का काम किया था कि आओ बेटा नहीं लड़ते ऐसा मेरे छोटे भाई बहन, यहां तो भैया इनने बोला अपनी मनमर्जी। तो 1956 में सबसे पहले क्या किया कि भाई इन्होंने क्या किया कि ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी, एकमात्र एक वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला। तो एक क्वेश्चन तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, दे फेवर्ड सिंहालास, है ना, यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, तो नौकरी भी गई और उसके बाद शिक्षा एजुकेशन भी गया। तीसरा क्या किया गया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। अब ऐसी कोई बात करेगा अपनी मर्जी चलाएगा। श्रीलंका वाले उस समय ये वाला गाना सुन रहे थे, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं मेरी मर्जी। अब ये मेरी मर्जी श्रीलंका में बहुत आतंक फैलाती है, बहुत वायलेंस करती है। तो क्या हुआ, वहां पर बाकी जो कम्युनिटी के लोग थे मेनली तो तमिल्स, और उसमें भी श्रीलंका तमिल्स को लगा कि यार हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है भाई, ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिल रहे। भाई इक्वलिटी तो मिलनी चाहिए ना, तो नहीं मिल रही है। अब इसके बाद क्या होने लगा, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, इनके बीच सिंहाला और तमिल्स के बीच। तो इन्होंने इसके कारण वहां पर दिक्कत बढ़ने लगी। अब क्या कहा कि इन्होंने पहले इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तो दिए जाए हमें, है ना, इसके बाद पॉलिटिकल राइट्स मिले और फिर डिस्क्रिमिनेशन भी बता दिया। एज पर रिजल्ट क्या हुआ, एज रिजल्ट भाई दोनों कम्युनिटीज के बीच क्या होने लगे, इशू होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे और ये आपस में लड़ने लगी, WWE करने लगी आपस में। और यहीं पर शुरू होती है सिविल वॉर। अब सिविल वॉर का कंसेप्ट क्या होता है, देखो वो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि बेल्जियम ने कैसे अवॉइड करा सिविल वॉर, तो अभी तो आप उस समय तो आपको सिविल वॉर का मतलब ही नहीं पता था, अब पता चलेगा आपको सिविल वॉर का मतलब। अब सिविल वॉर क्या होती है, अपन सिविल पीपल है ना, आप देखते हो कि जब मिलिट्री के लोग जाते हैं और वो अपन को सिविलियंस बोलते हैं, तो सिविलियंस के बीच जब लड़ाई हो जाए आपस में तो उसको सिविल वॉर कहेंगे। और हिंदी में तो और इजी है समझना, गृह युद्ध। गृह युद्ध कैसे कहते हैं, जब घर में आपस में लड़ाई हो जाए, तो जब एक कम्युनिटी, एक ही कंट्री की एक कम्युनिटी अपनी दूसरी कम्युनिटी से क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं।
अब मान लो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट में बैठी हो और दूसरी बेचारी अपनी डिमांड कर रही हो, तो कोई एक कम्युनिटी या एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के अपोजिट हो जाए, भाई कोई ना कोई कम्युनिटी, यहां तो कम्युनिटी वाइज चल रहा था, तो एक गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई, अपोजिट हो गई, तो इसको सिविल वॉर कहते हैं। मतलब समझ गए? तो सिविल वॉर का मतलब समझ में आया मेरे छोटे भाई बहन। अब इसके कारण क्या आती है? इनस्टेबिलिटी। भाई जब अपने यहाँ पे रिसोर्स है, अब ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, है ना, वो भी पढ़ेंगे, सब आपस में कनेक्टेड। अब ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो आपस में लड़ाई ढिसुम ढिसुम कर रहा है, तो कैसे चलेगा? तो सिविल वॉर हो गई इनके बीच में। अब ये जो सिविल वॉर है क्या करेगी? दिक्कत देगी। अब ये सिविल वॉर क्या दिक्कत देगी? मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्कुल नीचे ले जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री के वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसके बाद 1000 पीपल क्या हो गए? सबसे पहले तो इंजर्ड हो गए, फिर उसके बाद उनकी जान भी चली गई। तो सिविल वॉर में कौन कौन थे? सिंहाला एंड तमिल्स, जिसमें सब कुछ चौपट हो गया। क्या? श्रीलंका की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो गई, श्रीलंका की इकोनॉमिक में इनस्टेबिलिटी आ गई, और ये सब कुछ कारण था सिविल वॉर का। तो सिविल वॉर का मतलब समझ में आ गया, किन किन के बीच हुआ, वो राइट्स मांग रहे थे, ये सब चलता रहा और सिविल वॉर हो गई। इसके बाद स्ट्रगल बाय श्रीलंकन तमिल्स, तो मेनली कौन स्ट्रगल कर रहे थे? श्रीलंकन तमिल्स स्ट्रगल कर रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ डिमांड रखी। श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी? क्या डिमांड होगी भैया? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा भाई ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा, उन्होंने किसने? श्रीलंकन तमिल्स ने। क्या कहा कि किनको ऑफिशियल दर्जा दिया जाए? तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। पहली डिमांड क्या रखी? तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस का क्या मिले? स्टेटस मिले। सेकंड उन्होंने क्या कहा कि भाई हमें इक्वल, कम से कम फेयर कंपटीशन तो मिले जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। और ये सब कुछ कब तक चलता रहा? तो मेरे छोटे भाई बहनों 1980 तक चलता रहा। 1980 तक वो डिमांड करते रहे। देखो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सब लोगों ने मिलकर स्ट्रगल शुरू किया। इन्होंने क्या कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फर्स्ट डिमांड। दूसरा उन्होंने कहा कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड जॉब्स क्लियर। अब एक आता है रीजनल ऑटोनॉमी, ये मैं बता रहा हूं, और 1980 मैंने आपको बताया 1980। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका है, और यहां पर अपन ने ये नॉर्थ नॉर्थ थोड़ा और ऐसे नॉर्थ ईस्ट टाइप का ले लेते हैं, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। उन्होंने कहा कि भाई पूरा श्रीलंका आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी चल रही है आप चलाओ, हमारी बस इतनी सी डिमांड है कि यहां पर हमें क्या दे दो? रीजनल ऑटोनोमी दे दो। मतलब यहाँ के सारे डिसीजन हम ले, हम एक अलग कंट्री नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये वाले रीजन में हम अपने लोगों को पढ़ा लेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जॉब्स देंगे, स्टेट दे दो। और इस स्टेट का नाम उन्होंने लिखा तमिल इलम। इलम मेन नाम है, तमिल इलम। तो तमिल इलम श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 1980 में उन्होंने ये डिमांड रख दी रीजनल ऑटोनॉमी की, और स्टेट मांग लिया तमिल इलम, और इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहां से सिविल वॉर स्टार्ट होगी श्रीलंका में। तो यहां तक की कहानी याद रहेगी। तमिल इलम स्टेट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये भी मैंने आपको मैप में समझ दिया। भाई ये क्या होता है? ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ईस्ट और ईस्ट एंड नॉर्थ पार्ट मांग लिया। क्लियर है? कब? 1980 में। ये भी क्लियर है। उससे पहले क्या भाई, ऐसा नहीं कि सीधा मांग लिया, पहले बोला भाई कि हमारी लैंग्वेज को स्टेटस दो, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। जब नहीं दी तो अब क्या करते? पर ये लोग श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं मानी, तो फिर क्या था भाई? क्या हो गया? अब वॉर होगी, लड़ेंगे भाई। तो कौन सी वॉर होगी? सिविल वॉर होगी। तो अब सिविल वॉर मतलब समझो, क्या मतलब समझोगे कि भाई एक कंट्री, तो ये हो गई एक कंट्री। कौन है एक कंट्री? श्रीलंका। अब एक कंट्री श्रीलंका में, एक कंट्री श्रीलंका में आपको ध्यान रखना है दो कम्युनिटी। एक कम्युनिटी हो गई ए, कौन? सिंहाला। और एक कम्युनिटी हो गई बी। क्या हो गई? बी। कौन हो गए? श्रीलंकन तमिल्स। अब ये गवर्नमेंट बना ली, इनने क्या बना ली? इनने बना ली गवर्नमेंट।
क्या बना ली भैया, इनने बना ली गवर्नमेंट, याद रखो। और ये डिमांड करते रहे, अब ये इनकी डिमांड मांग नहीं रहे, तो जो बी है श्रीलंकन तमिल्स है, इन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, वॉर, क्या कर दी, वॉर कर दी। अब ये वॉर जो है इन्होंने किस नाम से करी, LTTE, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, एक ग्रुप बनाया, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेशन लिखते बन जाएगी। देखिए इसी तरीके से जब हम ऐप पर पढ़ते हैं तो आप पूरा फोकस इसमें करेंगे, सब कुछ आपको लिखा मिलेगा तो आप कर पाएंगे आसानी से। तो ये लिबरेशन टाइगर तमिलिलम, अब ये कब तक चली, तो याद रखना 1983 से 2009 तक चली। किसके किसके बीच, श्रीलंकन गवर्नमेंट जो किस कौन थे, सिंहाला थे 74, और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में चली। उन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया, तमिल इलम, स्टेट के नाम पे तमिल इलम, आखिरी में टाइगर लिबरेशन, ये फुल फॉर्म हो गया, तो याद रखिएगा। और आखिरी में क्या होता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट जीत जाती है, कब, 2009 में LTT ग्रुप चला जाता है। अब ये बात तो याद रहेगी, पर सर ये 1983 कैसे याद रखें, सर ये 1983 मुझे कैसे याद होगा, कोशिश कर सकता हूं याद कराने की, है ना, कोशिश करता हूं मैं कि 1983, अच्छा चलो आप लोग को माही कैसा है लगते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उम्मीद करता हूं मेरे सभी छोटे भाई बहनों को महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद होंगे और फेवरेट कैप्टन भी होंगे। तो आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। उससे पहले इंडिया वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, कब जीता था, 1983 में। तो 1983 धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, 2011 उससे पहले कब, 1983 किसने, कपिल देव, वो भूल जाओ, ऐसे याद रखना कि LTT कब से कब तक चला, 1983, कोशिश कर लेना। और महेंद्र सिंह धोनी पहली बार टेस्ट कैप्टन शायद 2009 में ही बने थे, तो ऐसे 2009 याद रख लेना और जीत गए ऐसे, तो ये पॉइंट ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है, तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, LTT का फुल फॉर्म सिविल वॉर, डेट याद नहीं होती, परीक्षा से पहले एक बार करके जाना, लिख के दे दी है मैंने। श्रीलंकन गवर्नमेंट जीत गई और बढ़िया हो गया, LTT का फुल फॉर्म आता ही आता है। तो व्हाट इज मेजोरिटिज्म या मेजोरिटिज्म, ये पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, बता देना। व्हाट वाज द सिंहाला ओनली एक्ट, वही 1956 ओनली लैंग्वेज एक्ट भी कह सकते हैं इसको। फिर इसके बाद अब आपको उस प्रश्न का, अच्छा एक बहुत वेरी 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 IMP क्वेश्चन है कि भैया कंपेयर कीजिए बेल्जियम और श्रीलंका को, लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर कीजिए। तो आप मुझे ये बताइए कि बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करके, ये आपको मुझे बताना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो आता ही आता है आपकी परीक्षा में। क्लियर है, यहां पर भी फैक्ट वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फैक्ट तो आपको याद करने, वैसे तो याद क्या करने, मैंने आपको याद करवाने की पूरी कोशिश कर ली है, उनके रिलीजन भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा। क्लियर है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैच है जो हमारी टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच, जिसमें आपको 51 रुपीज में क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेगी पूरे साल, 31 अक्टूबर को कोर्स खत्म होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टॉपर नोट्स की PDF मिल जाएगी, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने चाहिए सब कुछ बताया जाएगा, फिर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, टॉपर गाइडेंस और आखिरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपको यहीं पर मिलेगा और आपको यहीं पर मिलेगा ये सब कुछ। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, तो ये क्लियर रहना चाहिए। चलिए, तो मुझे तो यहाँ पर भले ही ऋषिता दीदी है, निकिता दीदी है, नरपत भैया हैं, पर मुझे तो आप, कमलेश भैया, सभी भैया अपने हैं, आपकी मिट्टी के हैं, पर मुझे तो आपकी तस्वीर दिखती है मेरे छोटे भैया भाई बहनों, क्योंकि रितेश सर ने सारी इकोनॉमिकल बैरियर, मतलब आर्थिक बाधा को दूर कर दिया है और शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर दिया है कि मेरा कोई भी छोटा भाई बहन रिसोर्सेस की कमी के कारण पीछे ना रह जाए। क्लियर है, चलिए, तो अब हमने पावर शेयरिंग को पढ़ लिया, पावर शेयरिंग को नहीं पढ़ा, हमने पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल पढ़े कि जिस कंट्री ने पावर शेयरिंग करी
उसको कितना फायदा हुआ, और जिस कंट्री ने पावर शेयरिंग नहीं करी उसको कितना नुकसान हुआ। वैसे ही आपको भी डिसीजन लेते समय इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आप बेल्जियम बन जाएंगे, और गलत लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, श्रीलंका बन जाएंगे। अब आता है कि कितने टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है। तो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए सोशल ग्रुप का एग्जांपल याद करो, हमने बेल्जियम में पढ़ा है कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो जल्दी से कॉपी में लिख लो सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग एग्जांपल बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट, यहीं की यहीं लिख लो भैया। क्लियर है, तुरंत का तुरंत लिख लेना। फिर इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में समझा दूंगा। हॉरिजॉन्टल, जब तीनों क्या हो, इक्वल हो, इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तीनों को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और वर्टिकल में जब पावर ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, यहां पर हम समझेंगे कि कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, कैसे हमारे वो विधायक साहब बनते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, रूल्स कैसे बनाते हैं, फिर उन रूल्स को अप्लाई कौन करवाता है, मतलब ये ऑर्गन्स हैं। क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑर्गन्स पढ़ते हैं। और वर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, मोदी जी को पढ़ेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, या योगी जी को योगी जी कहने लगा, अपने भजन लाल जी को पढ़ेंगे, है ना, किनको, भजन लाल जी को। और फिर तीसरे नंबर पर लोकल गवर्नमेंट हम हमारे सरपंच को पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले पर ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, नीचे लिंक दी गई है, आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे ही आप फॉर्मेलिटीज सारी पूरी करेंगे, यूट्यूब नोट सेक्शन है, वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखिए, मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब सरकार के, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारे हाथ का कुछ काम है, लेग्स का कुछ, हैंड, लेग्स, आईज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। ऐसे ही 3 ऑर्गन्स है। तो कितने ऑर्गन्स हो गए, सबसे पहले याद रखना 3 ऑर्गन्स हो गए। अब ये 3 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन जो है आपको याद रखना है, वो क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑर्गन क्या करता है, रूल बनाता है। सेकेंड ऑर्गन क्या करता है, रूल्स को अप्लाई करवाता है। और थर्ड ऑर्गन क्या करता है, इनको जस्टिस देता है, फेयर है कि नहीं। तो अब आपके लिए कमेंट बॉक्स पे है कि इनके नाम क्या है, तो जल्दी से मुझे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के, जब आप ये वीडियो पूरा देख लो, इनके नाम बताइए। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में इनके नाम चाहता हूं। मैंने उनके फंक्शन बता दिए भैया। सिंपल सी बात है कि एक रूल बना रहा है, रूल को इंग्लिश में कहते हैं लॉ, एक उनको अप्लाई करवा रहा है ना, एक्सक्यू, सोच लो। और तीसरा जो है जस्टिस, जू। तो ये 3 मैंने आपको हिंट भी दे दिए, जल्दी से बताइए कौन। तो यहां पर क्या होता है, 3 क्या है, ऑर्गन्स हैं। 3 ऑर्गन्स, तीनों के अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि भाई, और ये क्या करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है। कोई भी ऑर्गन बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तीनों इक्वल इक्वल स्टेटस मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, तीनों इक्वल स्टेटस मेंटेन करते हैं। और ये तीनों इक्वल मेंटेन करते हैं और एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, ईच ऑर्गन चेक अदर, है ना। फिर यहां पर याद रखिएगा, यहां पर क्या किया गया है, मेनली जब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर पावर का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि ऐसा ना हो कि भाई किसी एक ऑर्गन के हाथ में सारी पावर आ जाए और एब्सोल्यूट पावर पर करने लगे। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस रखा गया है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर सबसे जरूरी चीज है। क्लियर है, 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों के अपने काम है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं वर्टिकल। अब वर्टिकल जो है, इसमें क्या होता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं। अब लेवल्स याद रखिएगा, 3 लेवल्स होते हैं। यहां पर भी 3 लेवल होते हैं। ये मैं आपको यहां पर एक डायग्राम याद रखना है। ये यहां सबसे ऊपर हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट नंबर पे यहां पर कौन हो गए, मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। फिर हो गए सेकंड गवर्नमेंट, कौन हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, भजन लाल जी। और थर्ड हो गई लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपका मेयर होता हो या फिर आपके गांव में सरपंच होता हो।
अब ये तीनों क्या कर रहे हैं कि भाई फैसिलिटीज कितनी आसानी से सिटीजन्स को मिल पाए, मतलब यहाँ पर गुड गवर्नेंस के लिए बात हो रही है कि भैया हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको आसानी से क्या मिल सके, फैसिलिटीज मिल सके, इसलिए ये डिवीजन किया गया है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अपने यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है भाई, राजस्थान में पूरे गांव के कुएं सूख जाते हैं। अब गांव के कुएं सूख जाएं और पानी के पीने की व्यवस्था ना हो, चीजें ना हो, खेतों में दिक्कत होने लगे, क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कत आने लगे, और आप दे फटाफट प्रधानमंत्री को फोन पे किए जा रहे हो, तो दिक्कत है ना। तो जब आप प्रधानमंत्री को फोन पे, तो अब देश में सोचो, राजस्थान, चलो देश छोड़ो, राजस्थान में कितने प्रधानमंत्री बोल, कितने गांव हैं, सबके लोग फोन करेंगे तो कहाँ भाई प्रधानमंत्री इतने नेशनल इंटरनेशनल इशू में है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ अपने ये भी प्रॉब्लम बड़ी है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करी, अपनी पावर किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा भाई ये पावर, आसानी से फैसिलिटी मिले, आसानी से इनकी समस्या हल हो, गुड गवर्नेंस मिले, तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट। तीसरा पुलिस, भाई सेंट्रल से ही हर जगह पुलिस भेजी जाए, तो और वहां से कहाँ राजस्थान आने में बहुत टाइम, तो भाई अपनी स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस को देखे, लॉ एंड ऑर्डर संभाले। ऐसे बहुत सारा, अभी जब हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे तो लिस्ट है पूरी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल कॉन्क्रीट लिस्ट, वो भी पढ़ेंगे, तो समझ में आया इसमें डिफरेंट लेवल कौन कौन से 3 लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पहले बोल दो, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। अपने इंडिया में 3 लेवल है, पर 2 भी हो सकते हैं, इंडिया में 3 लेवल है, ठीक है। अब इसकी पावर कहाँ पे लिखी है, अलग अलग लिखी हुई है, तो यहाँ पर मोटिव समझ में आ गया, ठीक है। पीएम कौन है, सीएम कौन है, आपके गांव का सरपंच कौन है, ये मुझे आप कमेंट में करके बता देना, क्लियर। चलिए अब सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग, अब आपको याद होगा बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी जो सोशल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, सेम इसी तरीके से अब इंडिया में भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास, एसटी, एससी, ओबीसी हैं। अब भाई हमारा जो पार्लियामेंट है वहां पर हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और हर कम्युनिटी के लोगों को काम करना है। अब जब काम करना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उनके लोग भी तो वहां पे होने चाहिए, तो इसके लिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन किया गया कि भाई पार्लियामेंट में हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से क्या किया गया कि उनके लिए रिजर्वेशन किया गया, फीमेल के लिए रिजर्वेशन किया गया कि फीमेल्स भी हो वहां पर। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया हर व्यक्ति के पास पावर क्या हो, शेयर हो, पार्ट हो, जिससे जब हम डिसीजन लें, कोई लॉ बनाए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें प्रेजेंट हो, क्लियर है। तो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, सोशल, हम पढ़ ही चुके हैं, लिंग्विस्टिक भी पढ़ चुके, रिलीजियस भी, सोशल भी, रिजर्वेशन, कम्युनिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी राइट्स, ये सब करके सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर होती है। इसके बाद अगला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे वैसे राजस्थान में तो ये एग्जांपल देना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ तो भाई बढ़िया चल रहा है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, बढ़िया बदलते रहते। पर कभी ऐसा कोई केस आ जाए, कभी कोई ऐसा केस आ जाए कि भैया ए, बी और सी, है ना, अपने यहाँ को इतनी भी सीट हो, अपन 100 मान लेते हैं, और गवर्नमेंट किसकी बनेगी, जिसको 51 सीटें मिले, है ना। अब ए को मिली 30, बी को मिली 20, है ना, 50 हो गया, सी को मिली अपन मान लेते हैं 40, तो 69, और डी को मिली 10। तो भाई अब किसी को नहीं मिली, तो या तो ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं, एक और किसी को तोड़ ले, ये दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो जब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, आपस में कोलिजन कर लेती हैं, है ना, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, तुम होम मिनिस्टर बन जाओ, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो गई, पावर शेयर हो गई। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, वो जो अपनी लीगल डिमांड्स रखें, लीगल के भाई कोई इलीगल डिमांड्स पूरी नहीं होती, फिर तो जेल होती है, लीगल डिमांड हो और सरकार के सामने रखाई जाती है, उसके लिए यूनियन बनती है, जैसे रेलवे यूनियन है, लेबर यूनियन है, अलग अलग कम्युनिटीज की यूनियन होती है, वो अपनी डिमांड सरकार के पास रखती हैं, और वो प्रेशर बनाते हैं कि हमारी डिमांड पूरी की जाए। इसमें आपने एक हड़ताल शब्द सुना होगा, बस वैसे ही, ठीक है। और मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे अभी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, तो कैसे बहुत मास में लोग आते हैं और अपनी डिमांड सरकार के पास रखते हैं। इसमें हर कम्युनिटी, हर उससे लोग आ सकते हैं और अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। तो इस तरीके से आम जो
जनरल पीपल सिटीजन्स हैं, वो भी अपनी डिमांड कैसे पावर शेयरिंग में क्या कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई, है ना। ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स भी मैंने बता दिया, इसमें यूनियन मेनली आती है, स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, है ना, इस तरीके से। तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए दो देशों की कहानी तो सब सुनाते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की। अब मैं आपको एक लेबनान कंट्री है उसकी कहानी सुनाता हूँ। अब लेबनान कंट्री में क्या था कि दो कम्युनिटी मेजरली थी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन। जो मुस्लिम थे वो थोड़ा सीरिया की तरफ झुके हुए थे, और जो मुस्लिम थे सीरिया की तरफ, और क्रिश्चियन जो थे वो फ्रांस की तरफ, फ्रेंच। तो इन लोग के बीच में क्या, थोड़ा सा कम्युनिटी में फिर वही कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ये कहानी एनसीईआरटी में ऐसे दी हुई है कि एक बच्चा है, उसकी मदर अलग डिफरेंट कम्युनिटी से है, फादर अलग है, वो कोई कम्युनिटी नहीं मानता, कोई रिलीजन नहीं मानता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फिक्स कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर इसी कम्युनिटी से होगा, प्रेसिडेंट इसी कम्युनिटी से होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसी कम्युनिटी से होगा, स्पीकर इसी। तो बोले मैं तो ये बनना चाहता हूँ, मैं तो कोई, तो क्यों ऐसा फिक्स किया। तो वहां के जो एल्डर्स लोग हैं वो बता रहे कि बेटा हमारे यहाँ सिविल वॉर हो जाती, तो इससे बचाने के लिए ऐसा किया। तो लेबनान ने क्या फिक्स कर दिया, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट, कैथोलिक क्रिश्चियन जो है, कैथोलिक क्रिश्चियन है वो क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। द प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और स्पीकर सिया मुस्लिम होगा। भैया ध्यान देना कि स्पीकर सिया मुस्लिम होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुन्नी मुस्लिम होगा। प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम, स्पीकर सिया मुस्लिम, और बाकी प्रेसिडेंट कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये फिक्स कर दिया गया। ये भी एक पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा क्यों किया गया, पर उस समय सिविल वॉर बचानी थी अपनी कंट्री में, तो ये फैसला उनको इंपॉर्टेंट लगा और उन्होंने लिया। और ये भी कहा गया कि भाई तुम बेल्जियम का, वो बेल्जियम कहने लगा, तुम भैया फ्रांस का मोह छोड़ दो, क्रिश्चियन मुस्लिम तुम सीरिया का छोड़ दो, अपने देश में रहो, खुश रहो, शांति से रहो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगली एक स्टोरी है जर्मन सरकार की। जर्मन 2000 जर्मन गवर्नमेंट 2005 में जर्मन गवर्नमेंट में किसी को भी क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला भैया, मेजोरिटी नहीं मिली। मतलब वही सेम बात, मान लो 100 सीट्स थी तो किसी को 51 नहीं मिली, तो यहाँ पर फिर कोलिजन गवर्नमेंट बनी। तो ये जो कार है ये जर्मन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो स्टेयरिंग्स हैं ये टू डिफरेंट आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टीज को बता रहे हैं, जिसमें से एक है द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और एक है सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन। इन दोनों को, अब ये दोनों आइडियोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल जैसे बीजेपी और कांग्रेस अपने स्टेट में, पर क्या पावर के लालच में ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए। और 2005 में इन दोनों पार्टीज, कौन, द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन ने इलेक्शन में पार्टी बना ली। ये भी एक क्या हुई, पावर शेयरिंग का फॉर्म हुआ। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। और यहाँ पर क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाई इज पावर शेयरिंग इनडिजायरेबल, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। तो इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं, और आप नवोदय बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं सबके आंसर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे आपको वर्टिकल भी बताना है और हॉरिजॉन्टल भी बताना है, सोशल ग्रुप भी, पॉलिटिकल पार्टी सब बताना है, और वो बेल्जियम और श्रीलंका का कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बताना है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। सारे नोट्स आपको इस नीचे लिंक दी गई हो, उसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे तुरंत मिल जाएंगे। ये हमारा नवोदय बैच है, जिसमें रितेश सर ने सारी इकोनॉमिक बैरियर मतलब आर्थिक बाधाओं को दूर किया, शिक्षा को पानी से भी सस्ता किया, और हर घर शिक्षा को पहुंचाने का अरिविहान का ये अभियान है। तो आप इससे जुड़िए, जिसमें आपको पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टॉपर बनाने वाले टॉपर नोट्स मिलेंगे, फिर इसके बाद डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है कि कोई मॉडल आंसर कैसे होता है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। फिर इसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेगी। भाई डाउट सॉल्व करना अरिविहान का मेन फीचर है, क्योंकि बच्चे के मन में डाउट रह जाता है ना, वो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाता है। टॉपर गाइडेंस, जो भी आपके भैया दीदी ने लास्ट ईयर टॉप किया है, वो आपके साथ सब कुछ बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। हम तो बताएंगे, वो भी आके बताएंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम का पूरा फेयर खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो बस एक मेरा सपना है, उसे पूरा कीजिए। यहाँ मैं आपकी तस्वीर देखता हूँ,
जल्दी से आइए और अपनी तस्वीर यहाँ छाप दीजिए। तो चलिए, मई के महीने में जो पढ़ाई करे उसे पावर शेयरिंग कहते हैं, और जो हमने चैप्टर खत्म किया है, सॉरी उल्टा बोल गए सर, मई के महीने में जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं, और जो हमने चैप्टर खत्म कर दिया उसे पावर शेयरिंग कहते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में जल्दी ही। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।